नमस्कार। वीडियो की अगली श्रृंखला में हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं और इस बार हम एक ऐसे विषय को लेने वाले हैं जो भारत के संविधान में उल्लेखित तो कर दिया गया, लेकिन लागू करने के लिए किसी प्रकार के कानूनी प्रावधानों को उसके ऊपर इन्फोर्स नहीं किया गया कि किस कानूनी प्रावधानों के तहत इसके ऊपर लागू किया जाएगा। भारत के संविधान में हम दो प्रकार के राइट्स को देखते हैं। एक राइट्स जिसको कानूनी रूप से लागू करने के लिए सरकारें बाध्य हैं, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, और दूसरे ऐसे राइट्स जो जिनको कानूनी रूप से लागू करने के लिए सरकारें बाध्य नहीं है, उनको हम डीपीएसपी बोलते हैं, और सामान्य भाषा में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऐसे निर्देशन राज्य को दिए गए हैं कि वह सामाजिक कल्याण और आर्थिक कल्याण के लिए ऐसी नीतियां बनाए ताकि समाज में समानता के स्तर को प्राप्त किया जा सके, आपसी सद्भाव व भाईचारा बनाया जा सके, राष्ट्र के प्रति राष्ट्र के आयाम में कास्टलेस सोसाइटी की स्थापना की तरफ आगे बढ़ा जा सके। तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के राइट्स की बात हुई, जो एक कानूनी रूप से थे और एक कानूनी रूप से नहीं थे। सबसे पहले 1928 में हम चलते हैं, और 1928 में आप सबको और हम सबको पता है कि 1928 में एक कमेटी बनी थी जिसको मोतीलाल नेहरू कमेटी बोलते हैं। और मोतीलाल नेहरू कमेटी क्यों बनी थी यह हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मोतीलाल नेहरू कमेटी एक चैलेंज दिया गया था भारत के नेताओं को कि अगर आप में दम है तो सर्वसम्मति से कोई संविधान का खाका, संविधान का प्रारूप बनाकर दिखा दीजिए। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। यानी फंडामेंटल राइट्स को हटा दे तो सिर्फ हम कहें राइट्स की बात की गई थी कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को कुछ राइट्स देगा। लेकिन जब वो राइट्स की बात की गई तो उस राइट्स के अंतर्गत फिर 1945 में जब भारत के संविधान को बनाने की प्रक्रिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, भारत के संविधान निर्माता बढ़ रहे थे, तो देखा गया कि क्या कौन से राइट्स उसके अंदर आएंगे। तो वहां पर दो डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया जो जस्टिसिएबल है और दूसरा था जो नॉन जस्टिसिएबल है। सप्रू कमेटी ने रिकमेंड किया जस्टिसिएबल का मतलब हम बोलेंगे फंडामेंटल राइट, और नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी डीपीएसपी का जो उद्भव था वो इस प्रकार से निकाला गया कि जो अधिकार या वे राइट्स जो मनुष्य के डिग्निटीफुल लाइफ को बचाते हो, जो मनुष्य के डिग्निटी को बचाते हो, उसके जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, उन राइट्स को हमने फंडामेंटल राइट्स में रख दिया। लेकिन कुछ ऐसे अदर राइट्स जो सामाजिक स्तर पर मनुष्य के जीवन जीने के लिए, नागरिक समाज का हिस्सा बनकर मनुष्य के रहने के लिए जरूरी थे, उन अधिकारों के लिए राज्य को बता दिया गया कि राज्य तुम देखो और कैसे आप इनको समय समय पर लागू करेंगे। तो ये एक पृष्ठभूमि से हम देखते हैं कि डीपीएसपी का उद्भव होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्भव होता है। अब हम देखते हैं कि डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है भारत के संविधान में कहां से आया। अचानक तो ये आया नहीं होगा, कहां से हमने लिया गया है, कौन सी जगह भारत के संविधान में इसको रखा गया है, और इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव को भी हम समझने का प्रयास करेंगे आज के इस लेक्चर के माध्यम से। हम देखते हैं कि भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इनकी बात की गई है, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है। और हम देखते हैं कि डीपीएसपी कहां से लाया गया है। ये स्टेट पीसीएस में अधिकतर वनडेज एग्जाम में जो फेवरेट टेबल रूप से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो याद रखना, आयरलैंड के संविधान से ये कंसेप्ट लिया गया था। एक क्वेश्चन जो हमें थ्योरेटिकली या हम कंसेप्चुअली समझने की जरूरत है, क्योंकि फैक्चुअली तो आपको पता रहेगा कि भाग 4 के अंतर्गत ये आ गए हैं, 36 से 51 के बीच ये आ गए हैं, और आयरलैंड के संविधान से हमने इनको ले लिया है। लेकिन इनकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई? जब आपने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजंस दे दिया, आपने भारत के संविधान में नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन होता है जाने के लिए अधिकार दे दिया, तो आपको ऐसे अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ गई कि भाई राज्य को आप निर्देश दे रहे हो। अब ये राज्य के विवेक पर पड़ता है, राज्य बनाए ना बनाए ये राज्य के ऊपर है, लेकिन ऐसा क्या जरूरत पड़ गई। तो उसके पीछे भारत के संविधान निर्माताओं ने तर्क दिया कि इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस,
प्रोवाइड करवाने के लिए ऐसे राइट्स के इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो फिर क्वेश्चन उठा कि फंडामेंटल राइट्स कौन सा जस्टिस प्रोवाइड करवा रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स तो इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं, दिए गए नहीं दिए गए, और किसके अगेंस्ट दिए गए हैं? स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं। और जिसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं को कहा गया है कि आप इनको देखिए। तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी तो आपको दिख रही होगी कि भाई जब आप राज्य को इतना अच्छा मानते हो, स्टेट को इतना अच्छा मानते हो, तो फिर स्टेट को क्यों आप बोल रहे हो कि आप इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस लाइए? फिर तो आप तो एक तरफ फिर या तो फंडामेंटल राइट्स को भी छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो बोला गया है कि व्यक्ति की गरिमा को मजबूत करने के लिए जब मौलिक अधिकार काम कर रहे थे उस समय यह भी देखा गया कि मनुष्य नागरिक समाज से आता है, यानी नागरिक समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, और उस नागरिक समाज के अंदर रहते हुए मनुष्य को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत होना जरूरी था। और उस सामाजिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत होने के लिए राज्य को बोला गया कि भाई इंडिविजुअली तौर पे तो हमने फंडामेंटल राइट दे दिया, लेकिन एज ए सोशल स्तर पर, एज ए सोसाइटी स्तर पर, एज ए सिविल सोसाइटी स्तर पर आप सामाजिक और आर्थिक रूप से इंडिविजुअल को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। यह आपको हम डायरेक्शन दे रहे हैं और आप इनको फॉलो कीजिए। मित्रों 1935 का एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तहत भी इन अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 1945 में सप्रू कमेटी के बाद ही इनको तय किया गया कि ये कैसे क्या डिफरेंस रूप से काम करेंगे। लेकिन ये इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस क्या है, ये भी तो एक क्वेश्चन हो गया हमारे समक्ष। भाई बात तो कर रहे हो कि आप आर्थिक और सामाजिक स्तर पर मजबूत करेंगे, इकोनॉमिक स्तर के ऊपर यह है कि कोई भी आदमी के पास ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो कि वह भूखा सो जाए, यानी वह भूखा ना सोए, यानी इतना तो उसके पास रहे कि वह आर्थिक रूप से अपना पेट भर सके, और सामाजिक स्तर पर इस प्रकार का भी विभाजन नहीं हो, डिवाइड नहीं हो कि भाई ये एससी एसटी का है इसको मेरे साथ नहीं बिठाऊंगा, या मैं एससी एसटी का हूं तो ऊपर जाति का मेरे साथ नहीं बिठाएगा। यानी इस प्रकार का जस्टिस प्रोवाइड करवाने का काम लॉ एंड ऑर्डर के तहत कौन करेगा? राज्य करेगा, और राज्य को इस आधार पर ये प्रोवाइड करवाया गया। तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो इसको हमेशा याद रखना है कि भाई इंडिविजुअल राइट्स फंडामेंटल राइट्स के तहत प्रोवाइड करवा दिए गए, तो सामाजिक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, यानी आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लोगों को न्याय प्रोवाइड करवाने के लिए इन प्रकार के राइट्स को हमने डीपीएसपी के तहत रखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत रखा। हालांकि संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने इन पर विवाद पैदा कर दिया, उन्होंने इन पर स्टेट दे दिया। नसीरुद्दीन साहब एक थे, उन्होंने बोला कि ये तो 9 वर्ष की शुभकामनाएं हैं, अभी 9 वर्ष आया है तो मैं तो शुभकामनाएं आपको ऐसे नहीं दूंगा डीपीएसपी के रूप में, लेकिन नसीरुद्दीन साहब ने कहा कि ये तो 9 वर्ष की शुभकामनाएं है। और वैसे ही भारत के संविधान सभा में एक प्रमुख सदस्य केटी शाह ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान टोटली बैंक की इच्छा पर निर्भर है, यानी कि आपने प्रोवाइड तो करवा दिया लेकिन स्टेट की इच्छा पर यह निर्भर है कि वो आपको देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। ये सामाजिक स्तर पर एक सद्भावनापूर्ण एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए डीपीएसपी का जो उल्लेख किया गया है, ये भारत के संविधान के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। हम आज तो इसके ऊपर इतना नहीं जाएंगे, लेकिन आगे की क्लासों में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से डीपीएसपी के बाद राज्य ने क्या क्या किया। लेकिन यहां पर हम देख लें कि डीपीएसपी को 3 भागों में बांट कर हम देख सकते हैं। आज मैं आपको बता देता हूं कि 3 भाग कौन कौन से होंगे, वो देखिएगा आप। जो 3 भागों के अंदर इसको बांटा गया है वह है एक सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। हिंदी में लिख देता हूं, समाजवाद पर आधारित, गांधीयन विचारधारा पर आधारित, और तीसरा है उदारवादी
बौद्धिकता पर आधारित है। इन राइट्स की बात संविधान डीपीएसपी के तहत बांटा गया है। डीपीएसपी को हमने 3 भागों में बांट दिया है और 3 भागों में बांटकर हमने इनको हमारे सामने रख दिया है। समाजवाद के अगर राइट्स की अगर हम बात करें, सोशलिस्ट राइट्स की बात करें, तो आर्टिकल 38, 39 ये अधिकार आएंगे जहां पर सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने की बात की गई है। गांधी की बात करें तो आर्टिकल 40 पंचायती राज की स्थापना के लिए बोलते हैं राज्यों को। आर्टिकल 48, आर्टिकल 47 गोवध मदिरा को रोकने का काम करते हैं। उदारवादी इंटेलेक्चुअल के अंदर कौन कौन से राइट्स आएंगे, उसके अंदर आएगा 44 जो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, 45। यानी इस आधार पर इनको बांट दिया गया है। अगली क्लास के अंदर हम इनके विभाजन को देखेंगे, सोशलिस्ट राइट्स की संकल्पना के पीछे क्या अधिकार था और क्या कारण था कि सोशलिस्ट शब्द को भारत की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया, जब आप डीपीएसपी के तहत इस प्रकार के डिवाइड को आगे बढ़ा रहे हो। मित्रों, इस प्रकार के वीडियोस के माध्यम से हम आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, नमस्कार। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे इसी लेक्चर सीरीज को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत आभार।